इस मजेदार प्रयोग को देखिए। हम एक गुब्बारे को पानी की धार के पास ला रहे हैं और देखिए क्या होता है। वाह, ये धार तो मुड़ रही है, देखा आपने? तो यहाँ आखिर हो क्या रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वैद्युत बल को, इलेक्ट्रिक फोर्स को समझना होगा और इस वीडियो में हम बिल्कुल इसी बारे में गहराई से जानने वाले हैं। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कई बलों का अनुभव करते हैं, जैसे घर्षण, तनाव, अभिलंब बल और गुरुत्वाकर्षण। लेकिन इनमें से कुछ बल मूल बल, फंडामेंटल फोर्स नहीं है। गुरुत्वाकर्षण एक मूल बल है, लेकिन तनाव और घर्षण जैसे इन सभी बलों को मिलाकर एक मूल अंतःक्रिया या एक मूल बल बनता है, जिसे हम वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें दो शब्द छिपे हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो का अर्थ है वैद्युत बल और मैग्नेटिक का अर्थ है चुंबकीय बल। इस वीडियो में हम वैद्युत बल के बारे में बात करेंगे। तो ये वैद्युत बल आखिर होता क्या है? तो यदि आप कोई भी वस्तु लें, जैसे कि लकड़ी का ये तख्ता, तो आप जानते होंगे कि ये छोटे छोटे कणों से बना है और इन छोटे छोटे कणों में आवेश यानी चार्ज नाम का एक गुण हो सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज। और वैद्युत बल इन्हीं आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। आवेशित कण एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं उसे ही हम वैद्युत बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, इस स्थिति में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। अब अगर हम अपने प्रयोग पर वापस जाएं, तो जो हमने शुरू में नहीं दिखाया था वो ये था कि हमने गुब्बारे को एक कपड़े के टुकड़े से रगड़ा था और इसके कारण इस गुब्बारे की सतह पर आवेश इकट्ठा हो गए और ये आवेश पानी की धार के अंदर उपस्थित आवेशों पर एक वैद्युत बल लगाने में सक्षम थे और उसी के कारण यहाँ एक आकर्षण बल उत्पन्न हुआ। अब अगर हम यहाँ थोड़ा जूम इन करें तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ कुछ ऋणात्मक आवेश हैं जो धार में उपस्थित धनात्मक आवेशों पर आकर्षण बल लगा रहे थे और इसी आकर्षण वाले वैद्युत बल के कारण पानी की धार गुब्बारे की ओर मुड़ गई। ठीक है, तो चलिए इस वैद्युत बल की कुछ विशेषताओं के बारे में सोचते हैं। सबसे पहली विशेषता जो आप तुरंत देख सकते हैं वो ये है कि ये एक असंपर्क बल, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। हम इस गुब्बारे को पानी के संपर्क में नहीं लाए। ध्यान दीजिए कि इनके बीच एक खाली जगह है और फिर भी बल लग रहा है, तो ये एक असंपर्क बल है। लेकिन ये काम कैसे करता है? तो हम इसे इस तरह समझ सकते हैं। प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है और जब कोई दूसरा आवेश उस वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में आता है तो वो क्षेत्र ही उस दूसरे आवेश पर बल लगाता है। वैद्युत बल कुछ इसी तरह काम करता है। और यदि आप सोच रहे हैं कि क्या ये दूसरा वाला आवेश भी अपना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, तो हाँ, बिल्कुल। इस क्षेत्र की दिशा पहले वाले आवेश के वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी, क्योंकि ये एक विपरीत आवेश है। लेकिन अभी दिशा वगैरह के बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक आवेश एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और चूंकि अब ये आवेश भी वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में है तो ये भी एक बल का अनुभव करेगा। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा है कि बल हमेशा जोड़े में, पेयर्स में काम करते हैं। तो दोनों आवेश एक दूसरे पर समान और विपरीत बल लगाएंगे। तो वैद्युत बल वास्तव में वैद्युत क्षेत्रों के माध्यम से काम करते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल यह है कि वैद्युत बल की दिशा क्या होती है? क्या ये सदैव आकर्षित करने वाला होता है या ये प्रतिकर्षित भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है? चलिए देखते हैं। तो आपने कभी ना कभी ये अनुभव जरूर किया होगा कि जब आपका शरीर किसी कंबल से या कालीन से रगड़ खाता है तो आपके शरीर के बाल या रोएं इस तरह से खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? तो उस रगड़ के कारण बिल्कुल गुब्बारे की तरह आपकी त्वचा और आपके बालों की सतह पर भी आवेश इकट्ठा हो जाते हैं। और अब ध्यान दीजिए कि ये बाल खड़े हो रहे हैं, जिसका अर्थ है कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और इसीलिए वे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि विद्युत बल प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो सदैव आकर्षित करता है, वैद्युत बल आकर्षित भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। लेकिन ये कब आकर्षित करेगा और कब प्रतिकर्षित करेगा? तो जब आवेश विजातीय होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वे सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरी ओर सजातीय आवेश, लाइक चार्जेस, यानी एक जैसे आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई दिशा की। अब चलिए इसकी शक्ति के, स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो विद्युत बल की शक्ति कौन तय करता है?
तो इसे तय करने वाली एक चीज है आवेश की मात्रा। आवेश कम है तो उनके बीच वैद्युत बल भी कम ही होगा। अगर आवेश अधिक है तो वैद्युत बल अधिक होगा। तो अधिक आवेश का मतलब है अधिक शक्तिशाली वैद्युत बल। और हम इसे करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने प्रयोग पर वापस जाएं तो यहाँ हम इस गुब्बारे को बहुत रगड़ रहे हैं, जिससे बहुत सारा आवेश स्थानांतरित हो गया है। और इसके परिणाम स्वरूप देखिए कि पानी की धार कितना अधिक मुड़ गई है। अब चलिए इसकी तुलना एक दूसरे प्रयोग से करते हैं, जिसमें हम गुब्बारे को अधिक आवेशित नहीं करेंगे। ठीक, इसे बस थोड़ा सा ही रगड़ना है। तो आपने देखा, इसे देखिए, आप अभी भी यहाँ एक वैद्युत बल देख सकते हैं, लेकिन पानी का मुड़ना पहले की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि यहाँ आवेश कम है, इसीलिए वैद्युत बल भी कम है। अधिक आवेश, अधिक वैद्युत बल। समझ आया ना? ठीक है। अब अगला सवाल जो हमारे मन में आ सकता है वो ये है कि यदि सभी पदार्थ इन छोटे छोटे आवेशित कणों से बने हैं, तो हर चीज एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित क्यों नहीं करती? हम ऐसा होते हुए नहीं देखते। हम हर समय गुरुत्वाकर्षण को तो देखते हैं, लेकिन हम हर समय वैद्युत बलों को काम करते हुए नहीं देखते। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास उपस्थित लगभग सभी पदार्थों में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की मात्रा एकदम समान होती है, जो उन्हें उदासीन यानी न्यूट्रल बना देती है। और इसीलिए हम अक्सर वैद्युत बलों को काम करते हुए नहीं देखते, लेकिन वे वहां उपस्थित होते हैं। जब भी आवेश इकट्ठा होते हैं तो हम वास्तव में वैद्युत बलों को काम करते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ एक और मजेदार सवाल है। चलिए वैद्युत बल की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल से करते हैं। आपको क्या लगता है, दोनों बल में से कौन सा बल अधिक शक्तिशाली है? वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए चलिए वापस खड़े हुए रो पे चलते हैं। तो हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान इन बालों को नीचे की ओर खींच रहा है ना? और देखिए, थोड़ा सा ही आवेश गुरुत्वाकर्षण को हराने, उसे पीछे धकेलने और उसके विरुद्ध जाने के लिए काफी है। तो थोड़ा सा आवेश ही इतना बल लगा सकता है कि वह पूरी पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हरा दे। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत 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 अधिक शक्तिशाली है। और जब आपके पास बहुत सारा आवेश इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि आंधी तूफान के दौरान, तो हम वास्तव में वैद्युत बल की असली ताकत देखते हैं। वैद्युत बल ही बिजली कड़कने का भी कारण है। ठीक है, तो वैद्युत बल की शक्ति तय करने वाली आखिरी चीज आवेशों के बीच की दूरी है। यदि आवेश एक दूसरे के बहुत पास है तो वैद्युत बल बहुत शक्तिशाली होगा। अगर आवेश दूर चले जाते हैं तो वैद्युत बल कमजोर हो जाता है। तो दूरी के साथ वैद्युत बल घट जाता है। और हम अपने प्रयोग में से काम करते हुए भी देख सकते हैं। जब हम गुब्बारे को बहुत पास लाए तो देखिए वैद्युत बल काफी शक्तिशाली था और हम पानी को तेजी से मुड़ते हुए देखते हैं। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा दूर ले जाएं तो देखिए वैद्युत बल कमजोर हो गया है और पानी कम मुड़ रहा है। फिर से पास लाते हैं, वैद्युत बल बढ़ जाता है और पानी अधिक मुड़ता है। ठीक है, तो आशा है आपको वैद्युत बल समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से जो हमने बातें करी उनका सार देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आवेशित कण एक दूसरे पर वैद्युत बल लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं। ये एक बहुत बड़े मूल वैद्युत चुंबकीय बल का ही एक हिस्सा है। ठीक है, सजातीय आवेश, एक जैसे आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। विजातीय आवेश यानी एक दूसरे के उल्टे आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब वैद्युत बल की शक्ति कौन तय करता है? तो पहली चीज है आवेश की मात्रा। अधिक आवेश का अर्थ है अधिक शक्तिशाली वैद्युत बल। और दूसरी चीज जो मायने रखती है वो है दूरी। दूरी बढ़ने के साथ वैद्युत बल कम हो जाता है।